सकते हो। जो एक मुझे बहुत जेन्युइन सी मिस्टेक दिख रही है, सीक्वेंस ऑफ डक्ट। ठीक है, यहाँ मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कि व्हाट आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है। उसके लिए अभी भी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट है, बढ़िया डिटेल में है, वहां से आप देखो उसको, रिवाइज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। मैंने देखा सबका एक पैटर्न बन रहा है, मिस्टेक्स के चांसेस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन पढ़ डालो, मार्क करो, पढ़ डालो, जो वहां पे दिया हुआ है वही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, और उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो एकदम सीक्वेंस देखो बेटा, आप जो डक्ट के सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपका कैसे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है मेल में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है। तो डक्ट जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो वहां पे लोक्यूल से चैम्बर्स बने हुए हैं, उनके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो मिलके क्या बनाएंगे, वहां पे जो ट्यूबुलर फॉर्म है उसको बोल रहे हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई हमेशा नहीं पूछा जाता है, ये बिटवीन है, अगर पूछा जाएगा तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए। जस्ट रेटे, रेटे से ध्यान में रखना, रेक्टाई रेटे के पहले। ठीक है, ट्यूबुलाई ट्यूब्यूल के बाद में, मतलब टी के आगे ले जाओ, आर के पहले ले जाओ। ठीक है, तो ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस तो ध्यान में रहता है। ट्यूबुलाई रेक्टाई की लोकेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं, वो जो एक्युमुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। एंड जब नंबर ऑफ ट्यूबुलाई रेक्टाई एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, नेटवर्क था आपका, बंच नेटवर्क बन रहा था, प्लेटफॉर्म रेटेटेस्टिस विच ओपन्स इनटू एफरेंट, ई पहले आता है। ठीक है, वॉसा डिफरेंसिया, वॉसा इफरेंसिया, इसी को नाम दे देगा वॉसा इफरेंसिया, एफरेंट डक्ट्यूस, रेटेटेस्टिस ओपन्स इनटू एफरेंट डक्ट्यूस, देन एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस के पूरे स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट याद रखो, उसके ओपनिंग याद रखो। ठीक है, विच ओपन्स देन वासा डिफरेंसिया, और वासा डिफरेंसिया से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, दैट इज द डक्ट। ये डक्ट है जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब बाहर जो टेस्टिस आपका स्क्रोटलम में प्रेजेंट है, वहां से उसका कनेक्शन एब्डोमिनल में बना रहा है। ठीक है, कनेक्टेड टू एब्डोमिनल, वापस एब्डोमिनल में ले जा रहा है, टेस्टिस में जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसको एक्युमुलेट करके। ठीक है, एपिडाइडिमस में मैच्योरेशन हो रहा है। बाकी आपने पूरा इस पर में, अभी हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस वाला, वहां पे पोर्शन देखेंगे, फॉर्मेशन जो मेन है, फॉर्मेशन दैट इज अपर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां पे ये आपके सर्टोली सेल, लीडिंग सेल्स, वो पूरा चैम्बर और स्पर्मेशन, ये सारी प्रोसेस जो आप देख रहे हो स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन के लिए, वो सब प्रोसेस वहां पे हो रही है आपके। उसके बाद एक डक्ट सिस्टम से होते हुए वो फ्लोट कर रहा है, एंड आपका यूरेथ्रा से इजेक्ट होगा, क्योंकि ओपनिंग आपको पता है कि कॉमन है। ठीक है, तो डक्ट सिस्टम आपको पूरा एक ध्यान में रखना है। नाउ वॉसा डिफरेंसिया आगे जा रहा है आपके एब्डोमिनल में, वो किसके साथ बाइंड करेगा, बताओ फटाफट। अब आपके पास कौन सा आएगा, इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजेकुलेटरी डक्ट किसकी किसकी ज्वाइनिंग से बनेगा, ओके, वासा डिफरेंसिया एंड सेमाइनल वेसिकल्स के डक्ट के साथ, वेरी गुड। तो हमें ये ध्यान में रखना है पूरा डक्ट सिस्टम, इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना। ठीक है, जो गलती हो रही थी उसको मैंने बताया, सीक्वेंस को एक बार ध्यान में रखना है। फिर एक नंबर ऑफ पेयर कि कितना है, कौन कितने पेयर में है, तो एक्सेप्ट प्रोस्टेट ग्लैंड हमको पता है, बाकी सब क्या है, डबल है। क्लियर, टेस्टिस डबल है, तो सारी डक्ट जो आप पढ़ रहे हो वो सब डबल हो गई। एंड देन आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल है नंबर में, सिक्रेशन बल्बो यूरेथ्रल अगेन डबल है, सेमाइनल वेसिकल अगेन डबल है,
ठीक है, तो एक्सेप्ट प्रोस्टेट सब नंबर में 2 है, इसका एक चार्ट मैंने दिया हुआ तो वो चार्ट रखो अपने पास, उसको वहां से रिवाइज करोगे। यहाँ पे नहीं, आज मैंने मेंशन नहीं किया उस क्वेश्चन। नाउ हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो सीमेन के कंपोजिशन से कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। सीमेन 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 मतलब स्पर्म नहीं है, स्पर्म के साथ जो भी उसके फ्लूइड है, जो उसको ग्रोथ में, उसको मूवमेंट में, ठीक है, मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब क्या है, सीमेन। इसका पीएच हमें ध्यान में रखना है, 7.3 है। क्लियर। वॉल्यूम 3 to 4 ml है, एक इजेकुलेशन के टाइम जो वॉल्यूम है दैट इज 3 to 4 ml। सीमेन के में, सीमेन के अंदर स्पर्म है, स्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीमेन, फिर उसके साथ हमें उसके पूरे मिक्सचर, पूरे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर एक नॉर्मल स्पर्म काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओलिगोस्पर्मिया, जब आपके काउंट इससे कम है तो उसको हम टर्म देते हैं ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, एदर एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की काउंट का बहुत एक सिस्टम है कि आपका फ्यूज करने के लिए तो एक स्पर्म चाहिए, बट देयर इज कि एक मेल फर्टाइल है या नहीं, सेक्सुअली वो मतलब कंसीव कर सकता है, वो हेल्प कर सकता है या नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि एक स्पर्म चाहिए तो उसके एक स्पर्म से। तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मिलियन मिलियन आप याद रखो कि कितने परसेंटेज की बात हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से रेज हो रहा है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, मतलब एक पॉपुलेशन के टाइम उससे 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। इसमें से 60% स्पर्म, ध्यान से सुनना, गलती हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ तुम लोग को, 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। स्ट्रक्चरली उनको नॉर्मल होना चाहिए एटलीस्ट 60%, ठीक है। 60% नॉर्मल होंगे, देन उस 60% में से हम बोले कि टोटल जो हम बात कर रहे हैं 60% नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब कुछ उनका डेवलप है, लेकिन मोटिलिटी ही नहीं है। या तेज मोटिलिटी कितनी है, ऑल्दो हमें एक ही स्पर्म चाहिए फ्यूजन के लिए, एग बनाने के लिए एक स्पर्म चाहिए, तो एटलीस्ट जो टोटल आपके परसेंटेज है उसमें से 40% स्पर्म के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। नॉट ओनली मोटिलिटी, फास्ट मोटिलिटी। ये क्वेश्चंस हैं बेटा सब, जो गलतियां हो रही हैं आप लोग के। 60% नहीं चाहिए आपको, हेल्दी हेल्दी मोटिलिटी की बात करेगा तो वहां पे 40% एंड टोटल नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली एक्टिव दैट इज 60%। ठीक है, ध्यान में रहेगा, इसको गलत नहीं करना। रिड्यूस मोटिलिटी स्पर्म इन सीमेन, इसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, बट ध्यान रखो, काउंट वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पर्म्स विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका हेड प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, टेल प्रॉपर डेवलप नहीं है, ठीक है, इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी रह गई तो उसको हम बोलते हैं टेराटोस्पर्मी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एकदम हम फिगर बेस्ड ही कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बेस्ड हम लोग लेंगे ज्यादा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हमें पता है कि जब हमारा डिवीजन ऑफ मतलब डिफ्रेंसिएशन हुआ सेल का, तो वहां पे हमें oogonia मिला है फीमेल में एंड स्पर्मेटोगोनिया मिला है मेल में। दैट आर द सेल्स विच आर कैपेबल टू अंडरगो मियोसिस, जिसमें मियोसिस हो सकती है, वैसी सेल्स हमारे बॉडी में सिर्फ कहाँ है, स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम लोग इसमें भी गलती कर रहे हो कुछ बच्चे, देख। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्मिनल सेल्स, जो कैपेबिलिटी है जिनके पास वो मियोसिस कर सकती हैं, एंड oogonia इज इन फीमेल एंड स्पर्मेटोगोनिया इन मेल। तो अब हम देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया ही है जो पहले इनिशियली क्या करती है, वो माइटोसिस करती है। ठीक है, अगर देखो अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान में रखो, अगर मियोसिस की बात आएगी, मियोसिस स्पर्म के केस में कौन करता है, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। स्पर्मेटोगोनिया में जब स्पर्मेटोसाइट बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, तब वो मियोटिक मियोसिस में जा सकता है। और मेल के केस में ये क्या है, रिप्लेसेबल है। हर मेल अपने थ्रू लाइफ स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म को वो एक रेंज तक प्रोड्यूस कर सकता है। वहां पे इस प्रोसेस ऑफ मतलब एक जो रिप्लेसमेंट है कि सेल जो मियोसिस कर सकती है, जो आगे स्पर्मेटोजोआ के या स्पर्म के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही हैं, वो वो डिप्लॉयड सेल। पॉइंट समझना हम क्या बता रहे हैं, वो डिप्लॉयड सेल रिप्लेसेबल होती है इन केस ऑफ
मेल, लेकिन रिप्लेसेबल नहीं है। उगोनिया के केस में, मतलब फीमेल के केस में जो उगोनिया की बात करोगे आप, दैट इज फिक्स, वो सब फिक्स्ड है। इवन आपके प्राइमरी oocyte के काउंट भी फिक्स है, क्लियर। फीमेल के केस में ये फिक्स है। तो हमें एक चीज कॉमन सा इन दोनों में कंपैरेटिवली ध्यान में रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया रिप्लेसेबल है, हमेशा एक अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करके दूसरे को फॉर्म कर देगा, जो कि फॉर्मेशन आपका करेगा आगे, ठीक है। आगे का फॉर्मेशन होगा और एक रिप्लेसेबल रहेगा और नया फॉर्मेशन चलता रहेगा। इसलिए थ्रू लाइफ वहां पे आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है, स्पर्मोटोजोआ की सिंथेसिस चलती रहती है। जबकि उगोनिया के केस में ऐसा नहीं। सीक्वेंस अभी ये सिंपल सा है टेबल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस पूछ रहा है, मियोसिस किस में होगी, तो मियोसिस स्पर्मेटोगोनिया में नहीं होगी। स्पर्मेटोगोनिया के डिवाइड करने पे जो स्पेसिफिक माइटोसिस डिवीजन के बाद आपकी सेल बनी है, उसमें से कुछ सेल्स हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मियोसिस, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी। स्पर्मेटोसाइट्स जो सेल, साइटा मीन सेल, स्पर्म को फॉर्मेशन करने वाली सेल, वो क्या करेंगी, अंडरगो मियोसिस, ठीक है। और इसमें हमें पता है कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करेंगे, एलएच वर्क करेंगे, एफएसएच वर्क करेंगे, ये सारे आपके हार्मोन्स वर्क करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए, इस पर्टिकुलर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, या हम दोनों की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। देन फॉर्मेशन, अब आपका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से क्या बनता है, एक सीक्वेंस है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चंस में है, ये गलती नहीं होनी चाहिए बेटा तुम लोगों की। फर्स्ट मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा एक स्पेसिफिक सेल जो मियोसिस कर सकती है। देन आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी विच अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म स्पर्मेटिड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन से आपका स्पर्मेटोजोआ नहीं बनता है। आई एम नॉट क्लियरली ऑडिबल? सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? एम आई ऑडिबल? क्लियर है आस्था? देखो तुम लोकेशन थोड़ा सा अपना नेट चेक करो, ठीक है। तो ये एक फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें भी गलती हो रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड मियोसिस के बाद ऑप्शन में दिया है स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटिड फॉर्म फॉर्म होगा, स्पर्मेटोजोआ तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म होगा। तो ये सिंपल जो आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इनको गलत नहीं करना है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी की कोई गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आ जाओ तुम लोग इस लाइन में कि एनसीईआरटी से बेस्ड कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर हम इसको उगोनिया को हम डिटेल में अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई चीजें आपको बात, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सेमनीफेरस की ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी हुई है, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी। क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसी होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हो, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। क्यूबाइटल स्पर्मेटोगोनिया, या हम इनको क्या कह सकते हैं, मेल जर्म सेल। एक और क्वेश्चन में देखती हूँ तुम लोग गलत करते हो, मेनली प्लांट के केस में, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, ये वाला, ठीक है। तो इस पे हम एक अलग से लेंगे लेक्चर। अभी इस पे बस उतना ध्यान में रखो कि स्पर्मेटोगोनिया की जब बात होगी वो डिप्लॉयड होगा बेटा, क्योंकि उसको मियोसिस करनी है, जिसको भी मियोसिस करनी है वो यूनिवर्सली डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड में कभी भी आपके मियोसिस होगी ही नहीं, हैप्लॉयड में माइटोसिस होती है, और डिप्लॉयड में माइटोसिस मियोसिस दोनों होती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें, ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं गलत करना। एंड कॉलमनर सर्टोली सेल, तो क्यूबाइडल आपकी स्पर्मेटोगोनिया हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से आपको मिल रहा है, सर्टोली सेल कैसी है, कॉलमनर है, ठीक है। स्ट्रक्चरल टिश्यूज का कैसा है, सेल कैसा है, कॉलमनर। तो एपिथेलियम लेयर उसकी कैसी हो जाएगी, लेयर उसकी कैसी होगी, कॉलमनर हो जाएगी, क्योंकि वो कॉलमनर सेल से बनी हुई है। एंड क्यूबाइडल स्पर्मेटोगोनिया, वो कैसी हो जाएगी, वो कैसे बनी है, क्यूबाइडल सेल से। डिवाइडेड टू फॉर्म प्रीमोडियल जर्म सेल, जो आपका, अब ये डिवीजन कौन सा होगा, यही डिवीजन क्या है, ये माइटोटिक है, ये माइटोसिस नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे माइटोटिक हो रही है, कहाँ पे मियोसिस हो रही है, एकदम क्लियर रखो।
एट प्यूबर्टी मतलब जब आप रिप्रोडक्टिव फेज अचीव कर लेते हो, डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोली सेल्स प्रोवाइड, मतलब प्रिमोडियल जर्म सेल से आपका डिवीजन होगा तो स्पर्मेटोजोआ आपका स्पर्मेटिड वाला भी साइकिल चलेगा एंड आपके सर्टोली सेल का भी वहां पे फॉर्मेशन होगा। सर्टोली सेल उसमें नरिशमेंट देगी एंड स्पर्मेटोजोआ तो आपका डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में चला जाएगा। ठीक है, सर्टोली सेल्स फॉर्म blood testis barrier and protect the sperm from immune system of the body. This is again MCQ, ध्यान रखना है इसमें। हमारे इम्यून सिस्टम कौन से सेल से, देखो जो आपका डिवाइड कर रहा है उसको, जो मैच्योर स्पर्म में होने जा रहा है उसको प्रॉपर एक लेयर चाहिए, प्रॉपर उसको सपोर्टिव सिस्टम चाहिए कि कोई उसको नरिशमेंट दे, कोई उसके नियर बाय इन्फेक्शन के लिए लड़ाई करे। वो भाई राजा की तरह है, ठीक है, वो राजा है, उसको आगे की जनरेशन बनाने का, उसको उत्तराधिकारी बनाने का दायित्व मिला हुआ है, तो उसके इर्द गिर्द उसके सेवा सत्कार करने वाले होंगे। तो ऐसा ही काम ये मेन कौन सा रोल प्ले कर रहा है इसमें, सर्टोली सेल का भी। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी लिखा है, फंक्शन है सिक्रीट 3 टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स। इसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब आप सर्टोली सेल की बात कर रहे हो। क्लियर, एंटी मुलेरियन हार्मोन इट इनहिबिट म्यूलेरियन डक्ट इन मेल। बस ध्यान से बस एक एक लाइन लिख लेना इसमें, अगर नहीं है अभी तक के नोट्स में तो लिख लेना, बाकी बहुत ऐसे जरूरी नहीं, बहुत मोर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो पेपर आने वाला है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाला है। तब 90 क्वेश्चन में हार्डली 2 क्वेश्चन आपके इधर उधर से आने वाले हैं, अदरवाइज सब कुछ आपका एनसीईआरटी से ही है। It gives negative feedback to pituitary gland mainly and hypothalamus। इनिबिन है, इनिबिन तो आपका इनिबिटरी इफेक्ट करेगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू एड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगेन टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस वाले पेपर को मैंने अगेन वही चीजें समझाने के लिए कि कहाँ माइटोसिस हो रहा है, कहाँ मियोसिस हो रहा है, कहाँ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, वो एकदम ध्यान में रखो। माइटोसिस हो रहा है स्पर्मेटोगोनियम, देन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा, सेकेंड जब उसमें फॉर्मेशन होगा मियोसिस होगा, देन आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, सेकेंड मियोसिस होगा तो उसमें स्पर्मेटिड होगा। मतलब मियोसिस एक ही है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 जो हम लोग पढ़ते हैं, टू स्टेप में होता है, वो वाला फिनोमेना है। देन आपका फाइनली स्पर्मेटिड फॉर्म होता है। स्पर्मेटिड में डिफ्रेंसिएशन होता है, वो मैच्योर होगा, देन आपका स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होगा। क्लियर है। एक चीज जो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ तक इसके पास जो हॉर्मोन्स है उसमें आपको एक्स और वाई दिखा रहा है, इसके बाद आपका वाई, क्योंकि ये डिवीजन में चला गया है एंड डिवीजन में जाने के बाद अब ये डिसाइड करने वाले स्पर्म बन गए हैं कि यहाँ से आगे आपके मेल गैमेट में एक्स हार्मोन जा रहा है या वाई हार्मोन जा रहा है, एक्स एक्स के साथ फ्यूज कर जाएगा तो फीमेल बनेगा, एक्स वाई फीमेल एग के साथ फ्यूज करेगा तो आपका मेल बनेगा। कॉमन से जो आप जानते हो उससे रिलेटेड, इस पे भी हम बहुत देर तक नहीं देखते हैं कुछ और। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई थिंक मियोसिस वाला है। मियोसिस में जो आप वेरिएशन क्रिएट करते हो, रिजल्टेंट आपकी जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं उसमें आप देखते हो कि वेरिएशन है, वही यहाँ पे एक्स वाई वाला वेरिएशन है। एंड वी ऑल नो कि जो मेल एंड फीमेल जेंडर डिसाइड करते हैं उसमें आपका स्पर्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि कौन सा स्पर्म जाके बाइंड करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको टर्म ध्यान में रखना है, स्पर्मियोजेनेसिस। ईच स्पर्मेटिड gradually changes its shape to become spermatozoon. This process of transformation of circular spermatid to spermatozoon is known as spermiogenesis। इसके भी मल्टीपल स्टेप्स के साथ मैंने तुम्हें डिटेल लेक्चर में पूरा बता रखा है, एक चार्ट दिया था। ठीक है, इसी के लिए एक टर्म है स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। इन ह्यूमन बींग्स मैचुरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि आप देख रहे हो सर्कुलर से पूरा उसका टेल वाला पूरा डेवलपमेंट वाला पोर्शन आपका बनना है। ठीक है, अब एक जनरल क्वेश्चन जो तुम लोग गलत कर रहे हो और कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, किस पे वर्क कर रहा है, इसके मैंने लेक्चर में भी कई सारे चार्ट दे रखे हैं। आज तो मैंने बस ऐसे नोट से ही ले लिया फटाफट, लेकिन आप ध्यान रखो। ठीक है,
गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रिएट हो रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो रिलीजिंग हार्मोन जितने भी है ये एंडोक्राइन का पोर्शन है, सब कहाँ से सिक्रिएट होते हैं? हाइपोथैलेमस से। स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रिएट होते हैं? पिट्यूटरी से। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे दिया है लोकेशन आपका LH और FSH सिक्रिएट हो रहा है। LH एक्ट करता है लीडिंग सेल पे जो टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, FSH जैसे फॉलिकुलर, अब इसके होमोलॉग्स पूछ रहा है, एनालॉग पूछ रहा है, तो आपको दोनों मेल और फीमेल का ध्यान में होना चाहिए बेटा। FSH फीमेल में ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे FSH सेम फंक्शन, विच फंक्शन इज परफॉर्म बाय FSH इन मेल एंड फीमेल कर दे, या मेल के रिस्पेक्ट में फीमेल में कौन सा फंक्शन हो रहा है, तो आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट लगाओगे, आ जाता है आपको नाम से। अब इधर उसको करना है मेल से, तो सर्टोली सेल और लीडिंग सेल में आपको ध्यान रखना है कि लीडिंग सेल पे LH एंड FSH सर्टोली सेल। तो फॉलिकल सेल को, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को आप रिलेट करने का कोई क्वेश्चन आ रहा है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप रिलेट किससे करोगे? सर्टोली सेल के डेवलपमेंट से। क्लियर है? देन लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन, सारे सेकेंडरी ऑर्गन का डेवलपमेंट, इन सब चीजों में रोल प्ले करेगा। ठीक है, सर्टोली सेल आपका क्या कह रहा है? एक तो नेगेटिव इफेक्ट भी करेगा। इन सभी चीजों का, सभी हार्मोन का जो है एक्सेस लेवल वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे दोनों पे ही फीडबैक इनहिबिशन करता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ऑन बोथ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे किया तो GnRH का सिक्रेशन रुक जाएगा, कंट्रोल होगा, मतलब लेवल रुकेगा। एंड पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो LH और FSH का सिक्रेशन अफेक्टेड होगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन कर रहा है? यहाँ से इनहिबिन कर रहा है, एंड यहाँ से आपका टेस्टोस्टेरोन का ही अमाउंट कर रहा है। मतलब आपके टेस्टिस से बोथ इनहिबिन एंड टेस्टोस्टेरोन आर द इनहिबिटरी हार्मोन व्हेन इट प्रेजेंट इन एक्सेस लेवल, जब एक लेवल से हायर रहेगा तब। कंसेंट्रेट रेशियो। ठीक है, ये तो रेट ऑफ सिस्टमेटिक। क्या कह रहे हो सतीश? याद से किसी को कुछ पूछना है? HIV और हेपेटाइटिस वायरस ये वाला ब्लड स्पर्म बैरियर क्रॉस करते हैं या सेमाइनल फ्लूइड्स अफेक्टेड? देखना पड़ेगा बेटा ये तो मुझे। ब्लड बैरियर देखती हूँ मैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन तो सेमाइनल फ्लूइड के थ्रू जाता है, तो सेमाइनल फ्लूइड तो अफेक्टेड हो गए, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो कि ब्लड कैपिलरी से इस पोर्शन में आएगा क्या, वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन इस पॉइंट से? कौशिक, खुशी, प्रथमेश, साक्षी, अंकिता, श्रुति, वैदेही, जिया, आस्था, जानवी, कशिश। तो क्लियर है, लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स, ये सब इनसे रिलेटेड इमेजेस आप एनसीईआरटी के देखोगे। एक दिन सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। आज हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाए बेटा, तो थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी के अंदर बाहर होते रहे। ठीक है, अब हम इनिबिन, टेस्टोस्टेरोन, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। फंक्शन आपको पता है, यहाँ से गलतियां नहीं कर रहे हो तुमको, फंक्शन वगैरह तुम लोग बहुत अच्छे से हो गया। जस्ट लोकेशन वाली गलती, मिस्टेक्स देख रही हूँ मैं, उसमें तुम लोग मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इन इट्स एक्सेस कंसंट्रेशन टू सप्रेस GnRH एंड LH रिलीज। अब जो भाई एक तहलका वाला पूरा क्वेश्चन आता है, जो गलतियां होती हैं, वो है आपका मेन oogenesis वाला। हालांकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, इस पोर्शन में भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल हमें ध्यान में रखना है कि जो ऊगोनिया है, जो डिवीजन था वो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डिवीजन करता है,
एंड प्राइमरी oocyte के फेज तक आते हुए बाय बर्थ मतलब बिफोर बर्थ वो वहां पे अरेस्ट हो जाता है। तो ये वाला जो फेज है ये आपका कहाँ है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या क्या हुआ इसमें, इनमें प्रीमोडियल जर्म सेल्स, अगेन जो oocyte को फॉर्म करने के लिए जो ओवरी के अंदर जर्म सेल्स हैं जिनके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन रहेगा कि वो आगे जाके मियोसिस वाले फॉर्मेशन के लिए प्रिमोडियल सेल्स को बना दें, oogonia को डेवलप कर दें। ठीक है, जर्म सेल से प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनेगी एंड देन oogonia का फॉर्मेशन होगा। वो सारी चीजों का डिफ्रेंसिएशन होगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये लेयर बनेंगे, ये ओवरी बनेगा एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे जो डिवीजन चलेगा उसमें oogonia। तो ये क्या हुआ, माइटोसिस। oogonia का फॉर्मेशन एज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, प्राइमरी oocyte माइटोसिस का रिजल्ट है। तो ये सब क्या होंगे, डिप्लॉयड। प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड नहीं होगा बेटा, प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड डिप्लॉयड एकदम ध्यान में रखो, इन सब में कोई गलती नहीं। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोथ आर डिप्लॉयड इन नेचर, 2n होंगे और इनमें होगी मियोसिस 1। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte के स्टेज में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है अब बर्थ के टाइम तक, मतलब पहले ही हो जाता है। और यहाँ पे आपकी जो अरेस्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है फर्स्ट में मियोसिस 1 में ही प्रोफेज में, और ए बहुत लॉन्गर टाइम के लिए अरेस्ट होती है और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये यहाँ से आगे बढ़ेगी। दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे डिप्लोटीन को हम क्या बोलेंगे, डिप्ट्योटीन। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। ठीक, तो यहाँ तक आपको एकदम लोकेशन ध्यान में रखना है, फ्लॉइडी ध्यान में रखनी है, फ्लॉइडी में कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ध्यान से पढ़ो। आंसर्स जो भी ऑप्शंस दिए उनको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि पेपर के लेवल अगर टफ होगा ना बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बचा है कि सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करो, पूछो कि इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है। ऑप्शन यहाँ से भी उनको चैन नहीं मिलेगा, तो यहाँ से कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट है, जैसे हम भी दे रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन में, तो 1 2 4 कितने करेक्ट ऑप्शंस हैं उनका जो सेट बना दे रहा है, तब जाके कहीं आपका ऑप्शन आ रहा है कि ए बी सी डी, इसमें से आप सेलेक्ट करो। कि ऐसे ही क्वेश्चन अब टफ होने वाले हैं, बाकी ऐसा कुछ भी मेरे ख्याल से तुम लोगों को तो बायो में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। जस्ट एनसीईआरटी पढ़ते चलो और ये सारी चीजें सॉल्व करो, जो अब से हम दे रहे हैं ना, इन सबको सब लोग सॉल्व करो। तो डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गया। अब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब एक फीमेल जब प्यूबर्टी अटेंड करेगी तब वहां पे ये डिवीजन आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि प्रिमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, इन दोनों के, इन तीनों स्टेज में प्राइमरी oocyte कहाँ पे है, सेकेंडरी oocyte कहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है, उसका आंसर सुनो और मेंशन कर लेना। ये मैंने बताया हुआ है जब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे। प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte तुम्हारी प्रिमोडियल में है, प्राइमरी फॉलिकल में है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी है। जब आपकी टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हो रही है देन वहां पे ये डिवीजन आगे बढ़ेगा, डिप्लोटीन से आगे बढ़ेगा एंड तब जाके आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो। इज इट क्लियर, फिर से वो अरेस्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मेशन ये किस फेज में किस फॉलिकल के अंदर दिखेगा, उसका आंसर है टर्सरी फॉलिकल। नोट किया सबने, टर्सरी फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है, वो फॉलिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। अदरवाइज आपका कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा, प्राइमरी oocyte का। ठीक है, और वही टर्सरी फॉलिकल मैच्योर हो रही है, देन आप उससे जब रप्चर की बात करते हो, ओवुलेशन की बात करते हो, तो आप बोलते हो कि वहां पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। ठीक है, हम उसको ओवम तो बोलेंगे नहीं, सेकेंडरी oocyte इज मोर एक्यूरेट वर्ड। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है। ओवम बोलते हैं, बुक में भी लिखा है, देन दैट इज ओके, बट सेकेंडरी oocyte इज मोर करेक्ट। और जब स्पर्म उसको डिवीजन कंप्लीट करा देगा, स्पर्म सेंट्रियोल शेयर करके जब उसका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, ऊटेड। क्लियर बेटा, एक पोलर बॉडी एंड एक ऊटेड। तो अब आपका यहाँ पे डिवीजन जो आपका कंप्लीट हुआ, जो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया है दैट इज सेकेंडरी oocyte, और ये कहाँ पे रहेगा आपका, हम्म, हाँ ये गलत हो रहा है ना तुम लोग का, इसलिए बताए। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर, उसी को हम मैच्योर फॉलिकल कह रहे हैं, वहां पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया है। इस फ्लो में आप देख रहे हो कि आगे जाके सेकेंडरी oocyte है, लेकिन सेकेंडरी oocyte तो रप्चर के बाद निकलेगा ना। इट मीन्स कि उस मैच्योर फॉलिकल में टर्सरी फॉलिकल बनते वक्त जब आपकी वो कैविटी बन गई है, देन उसके बाद आपका
मैच्योर oocyte का डिवीजन आगे आ गया है, सेकेंडरी oocyte बन गया है एंड एक पोलर बॉडी बना है। अभी तक रिसर्च में ये नहीं पता है कि इस पोलर बॉडी का एग्जैक्ट रोल क्या है। साइटोप्लाज्म कंटेंट से क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन सुनो, मैंने ये डाला इसलिए कि क्वेश्चन समझो तुम। साइटोप्लाज्म कंटेंट से क्वेश्चन आएगा तो सेकेंडरी oocyte मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रहेगा। जब आपका स्पर्म बन रहा था तो 4 स्पर्म, एक 4 मेयोसिस कंप्लीट होने के बाद जो आपके 4 स्पर्म बने थे उस समय क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है। लेकिन आपका जब oocyte बन रहा है, सेकेंडरी oocyte और वन पोलर बॉडी, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है बेटा। जो oocyte जिसको आगे और डिवीजन में पार्टिसिपेट करना है, आगे जाएगा वो उसके पास साइटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म कंटेंट का वेरिएशन है बेटा, ये ध्यान में रखना। क्योंकि पोलर बॉडी बहुत रिड्यूस साइटोप्लाज्म को कैरी करता है, लेकिन उसके पास क्रोमोसोमल नंबर इक्वल है, दोनों में हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर आ चुका है, इक्वल है, बट दिस इज मोर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इज इट क्लियर? नाउ आपको ध्यान में आगे आते हैं और हाँ क्या कह रहे हैं कशिश, सेकेंडरी oocyte रिलीजेस फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, लेकिन फॉर्मेशन उसका अगर आपको स्पेसिफिक पूछता है कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन आंसर इज टर्सरी oocyte। ठीक है, सॉरी टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, और प्राइमरी oocyte तक क्वेश्चन आ रहा है तो सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल तक आपको ध्यान में रख। और मैच्योर कोई तो आप ग्रेफियन फॉलिकल कह रहे हो, तो रप्चर तो सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो रहा है, तो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है। ठीक है, नाउ आगे आते हैं। फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया, सेकेंड मियोसिस अब चलेगी। तो फर्स्ट मियोसिस आपकी अरेस्ट थी, आपकी प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हुई थी। वो आके स्टेज कब बढ़ा, जब एक अप गर्ल अपनी प्यूबर्टी को अटेंड करती है, 12 to 13 ईयर, 10 ईयर्स, जब भी उसका पहला फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, देन दैट पर्टिकुलर गर्ल अटेंड्स द प्यूबर्टी। तब वहां पे उसका ये जो मियोसिस में अरेस्ट फेज था वो आगे बढ़ता है एंड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उस वक्त फॉलिकल रहेगा टर्सरी फॉलिकल के स्टेज में, वो आगे मैच्योर होगा, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होगा। तो सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं है, ये डिजनरेट कर जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, मियोसिस 2 में आ जाएगा। मियोसिस 2 में फिर ये अरेस्ट होगा। ठीक है, ये अरेस्ट आपका किस स्टेज में होगा, मेटाफेज स्टेज में। क्यों, रीजन क्या है, इसके पास सेंट्रियोल ही नहीं है। सेंट्रियोल नहीं है तो आपको पता है स्पिंडल अपरेटस बनाने के लिए ये जो आप पूरा एक फुटबॉल का मैदान बना के मैंने पढ़ाया था कि सारे प्लेयर को बीच में अरेंज करना है, ये वाली पोजीशन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, तो इसके लिए उसको सेंट्रियोल को शेयर करेगा मेल गैमेट, स्पर्म आके शेयर करेगा एंड देन ये डिवीजन आपका कंप्लीट। तो सेकेंडरी oocyte अगेन अरेस्टेड इन मेटाफेज, इन मैच्योर रप्चर होगा किससे, एलिस सर्ज से। इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, जो इसका जनरल चीज है दैट इज हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, तो एलिस सर्ज के लिए आपको आंसर जाना है 14 डेज। अभी मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था कि 32 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देन क्या होगा आंसर। अब आप ऑब्वियसली हाफ करोगे 16, बट ऑप्शन में 16 नहीं है, तो वहां पे हमें ऐसे घबराना नहीं है, हम नियर बाई जो 16 के नियर बाई सबसे क्लोज है, 15 दिया है तो 15 इज करेक्ट, 17 दिया है तो 17 इज करेक्ट, 18 दिया है, 20 दिया है, तो जो नियर बाई आ रहा है आपके वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो रप्चर होगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स रिलीज सेकेंडरी oocyte मेटाफेज फ्रॉम ओवरी, दैट प्रोसेस इज ओव्यूलेशन व्हिच अचीव्ड बाय द एलिस सर्ज। इसके लिए इंपॉर्टेंट फेज क्या, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हार्मोन में एलिस सर्ज होना चाहिए एंड व्हिच रिजल्टेड इनटू द रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल व्हिच रिलीजेस द सेकेंडरी oocyte। मेटाफेज इन फैलोपियन ट्यूब। अब सेकेंडरी oocyte का फेट आगे क्या है कि वो मेटाफेज